कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर के उनके लिए जो स्टार्ट की है, जो हमारे देश की करीब करीब 48% की पॉपुलेशन है, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह योजना, जिसका नाम है LIC बीमा सखी जॉब अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में आज आप इस वेबिनार में बहुत विस्तार से जानेंगे कि यह योजना एक महिला, यदि आप एक महिला है, आप एक मतलब कंप्लीटली वर्किंग वुमन है, तो यह योजना आपके जीवन में आपको आत्मनिर्भर बनाने में क्या योगदान दे सकती है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिलने मतलब शुरू करें इस वेबिनार को, उससे पहले मुझे यह जानने में बहुत ही दिलचस्पी है। कृपया करके चैट ऑप्शन में दो चीजें लिखिएगा। एक कि किस शहर से, बिकॉज ये वेबिनार में सभी अलग अलग जगह से लोग जुड़े होंगे, तो ये दो चीज आपको चैट ऑप्शन में लिखनी है, चाहे आप जूम पे है या तो आप यूट्यूब पर है, कि आपको इस वेबिनार में किन के माध्यम से आप आमंत्रित है, यानी जिन्होंने आपको इस वेबिनार में आमंत्रित किया हुआ है वे रिक्रूटमेंट विकास अधिकारी साहब का नाम लिखना है और आप किस शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यह दो चीज आपको चैट ऑप्शन में लिखनी है। और आज के इस वेबिनार को शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगी यह वेबिनार रहेगा 65 मिनट के। इस वेबिनार को हमारे बीच में कंडक्ट करने के लिए एक बहुत ही खास वक्ता हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम है मिस्टर आनंद ठाकर, और वे आज इस अद्भुत सी योजना के बारे में हमें पूरी बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे कि यह योजना हमारे जीवन में किस तरह से एक आशा की किरण और हमारे जीवन को और ज्यादा बेहतरीन दिशा में ले जाने के लिए क्या योगदान दे सकती है। तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मतलब ऑलमोस्ट 65 मिनट के इस वेबिनार में, यदि बीच में आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपके मन में कोई सवाल अराइज होता है या ऐसा कुछ भी है, तो उसे उस वक्त के लिए स्थगित कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन मिस्टर आनंद ठाकर से ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे मन में किसी के भी मन में कोई भी सवाल वगैरह रहेगा, तो वो आखिर में हम सभी के सवालों को एड्रेस करने के लिए हमारे बीच में रुकने वाले हैं। तो अब बिना देरी किए इस अद्भुत सी योजना जिसका नाम है LIC बीमा सखी, तो इस योजना को शुरू करने के लिए हमारे बीच में आनंद ठाकर सर मौजूद हैं, और बिना देरी किए, बिना कोई भी वक्त को जाया किए, मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ सर को हमारे बीच में आमंत्रित करती हूँ। एंड नाउ ओवर टू आनंद ठाकर सर। सर जी स्वागत है आपका। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार जरा मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। यूट्यूब के ऊपर हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है ना, कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं आ रही है। जल्दी से, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आनंद ठाकर आप सभी लोगों का इस देश की सबसे बड़ी, सबसे महान और सबसे मजबूत वित्तीय संस्था जीवन बीमा संस्था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल समय पर आ चुके हैं, और जो समय पर नहीं आने वाले हैं उनके लिए इंतजार करके मैं समय पर आने वाले लोगों का यहाँ पर बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, आज ये सेमिनार विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है। ऐसी महिलाओं के लिए कि जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, और ऐसी महिलाओं के लिए अभी अभी आपने देखा होगा, ये बहुत सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 के दिन खास करके महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के एक योजना लॉन्च की, जिसे नाम दिया गया LIC बीमा सखी योजना। ये एक नौकरी की अपॉर्चुनिटी लेकर के आई, और इसे LIC की बीमा सखी योजना इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये योजना बेसिकली LIC के माध्यम से, LIC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो LIC जो कि एक सरकारी संस्था है, तो LIC के माध्यम से सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया और LIC के माध्यम से इस खूबसूरत योजना को हमारे सामने रखा। इस योजना को करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं हर्ष के साथ में आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले मात्र 1 महीनों में करीब 60,000 से ज्यादा महिलाएं हैं कि जिन्होंने LIC में एज अ बीमा सखी, एज अ महिला करियर एजेंट अपनी करियर को शुरू कर दिया, इस नौकरी के साथ में जुड़ गई और अपने परिवार के लिए एक मजबूत वित्तीय स्तंभ बनने की दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया।
आज मैं काफी सारे मुद्दों के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा। 65 मिनट के अंदर जितनी ज्यादा बातें हो सकती है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में उस विषय पर बात करूं। हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि भाई आज के समय में है ना, जनरली अभी अभी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के पिछले 8-10 सालों से लगातार वुमन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द बन चुका है कि जिसको लेकर के हमारे देश में हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष जानते हैं कि भी अभी वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना आ चुका है। महिलाएं जानती है कि भी वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना आ चुका है। तो ऐसे समय में ये और एक योजना पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काफी सारी योजनाएं लेकर के आई। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी की महिलाएं रहती है, बीमा, बैंक सखी बोल करके सरकार एक योजना लेकर के आई थी। लेकिन इन सारी योजना के बावजूद भी एलआईसी की ये बीमा सखी योजना क्यों, इस विषय पर अपन बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि एलआईसी की बीमा सखी योजना ये किन प्रकार की महिलाओं के लिए ये योजना ज्यादा फलदायी साबित हो सकती है। हम ये भी समझेंगे कि अगर मैं एलआईसी में एज ए बीमा सखी में काम करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा रोल क्या रहेगा, वो सारी चीजें रहेगी। और दूसरी जो चीज रहेगी लास्ट में कि एलआईसी की बीमा सखी बनने के लिए मुझे किन प्रकार की फॉर्मेलिटीज को, क्या मेरी प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, इस विषय पर अपन बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे देश की उन सभी महत्वाकांक्षी और मेहनती महिलाओं का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज इस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है। हमारे देश में वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि नारी शक्ति सबसे महान शक्ति है। हमारे बड़ी बड़ी, अगर किसी परिवार को पैसों की जरूरत है तो वो लक्ष्मी देवी के चरण, लक्ष्मी माता के चरणों में जाता है, और यदि किसी पुरुष को या किसी व्यक्ति को शक्ति की जरूरत है तो वो महाकाली के चरणों में जाता है। तो चाहे लक्ष्मी हो या शक्ति हो, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान कई सदियों से हमारे कल्चर में ये ऑलरेडी शामिल है। आज के समय में अब उसमें एक चीज और जोड़ी गई, वो है आर्थिक सशक्तिकरण। आज हमारे समाज के अंदर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की क्यों जरूरत आन पड़ी है, तो उसको लेकर के हम सबसे पहले हमारे समाज और परिवारों में होने वाली कुछ बदलाव लाने वाली कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन चीजों के ऊपर अपन बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आज के समय में इस योजना की आवश्यकता हुई और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता हुई। हमने देखा होगा कि पिछले काफी समय के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के तो काफी कदम उठाए गए। अब आर्थिक सशक्तिकरण भी आज जरूरत हो गई है। इसकी काफी सारी वजह है। पहली वजह यह है कि अब हमारे समाज के अंदर एक टूटती हुई जो सामाजिक व्यवस्था है, परिवार जो पहले न्यूक्लियर क्या बोलते थे, पहले यूनाइटेड फैमिली हुआ करते थे, अब वो न्यूक्लियर फैमिली हो चुके हैं। तो शादी के बाद में अकेला हस्बैंड एक नए घर को संभालना, ये पहले तो सब साथ में रहते थे तो भाई सारे लोग मिलकर के एक परिवार को चला लेते थे, लेकिन अब इंडिविजुअली हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है। तो ये भी एक वजह हो गई है कि इस महंगाई के जमाने में, हमारी बदलती हुई जीवन शैली में हमारे लिए पैसे कमाना, और अकेला मर्द यदि अपने परिवार को संभालने में उस प्रकार से यदि सक्सेसफुली नहीं हो पाता तो मैं क्यों ना महिला भी इस चीज में शामिल हो। दूसरी वजह यह भी है कि अब वो जमाना आ चुका है कि जहां पर मतलब ऐसा माना जाता था कि भी पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जो है वो सिर्फ पढ़ाई करते और पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं करते। अब हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हर लड़का लड़की अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ में वो और कोई ना कोई काम करना पसंद करते हैं। तो वो भी अपन समझेंगे कि भी किन प्रकार के लोगों के लिए ये योजना जो है वो काम करेगी। माय डियर फ्रेंड, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर कोई महिला अपनी बुलेट चलाती हुई रील जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दे जीन्स और टी शर्ट पहन करके, तो अपन ये मान ले कि भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है। महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि अगर कोई महिला शराब पीती हुई अपनी रील इंस्टाग्राम के ऊपर बना करके डाल दे तो हम ये मान ले कि अब महिलाएं पुरुषों के बिल्कुल, मर्दों के बिल्कुल बगल में आकर के खड़ी हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण का सही मायने में अगर इस चीज को अपन सार्थक करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका जो लग रहा है वो ये है कि क्यों ना महिलाओं के लिए भी मर्दों के समान ही कमाने के अवसर उतने ही ज्यादा समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में लाए जाए। और शायद इसी वजह से भारत सरकार ने 2024 के खत्म होने से पहले 9 दिसंबर को यह डिसीजन लिया कि हमारे देश की महिलाओं के लिए हम एक योजना लेकर के आए कि जिसको नाम दिया गया एलआईसी की बीमा सखी योजना। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि बैंक सखी होने के बावजूद भी, ऐसी कई सारी आंगनवाड़ी बैंक सखी, ऐसी कई सारी योजनाएं होने के बावजूद भी
बीमा सखी योजना क्यों, तो उस जब अपन बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे, इस योजना के फायदे के बारे में समझेंगे, तो आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो स्वागत करता हूं मैं एक बार दोबारा आप सभी लोगों का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी महिलाओं का। आज हम जानने वाले हैं एलआईसी की बीमा सखी योजना के बारे में, कि ये एक ऐसा नौकरी का अवसर किस प्रकार से बन सकता है मेरे लिए, कि मैं अपने परिवार को काफी हद तक आर्थिक रूप से मदद कर पाऊं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीमा सखी किन महिलाओं के लिए ये श्रेष्ठ अवसर साबित हो सकता है, ये नौकरी किन महिलाओं के लिए श्रेष्ठ अवसर साबित हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस कैटेगरी के बारे में, कि कॉलेज जाने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, कि जो ये चाहती है कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। अगर मेरे माता पिता ने पिछले 18-19 सालों में मेरी पढ़ाई लिखाई के पीछे इतना पैसा खर्च किया है, तो क्यों ना मैं भी अपने माता पिता के लिए अब उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से मदद करना चालू करूं। और ये विचार क्यों आया, क्योंकि हम सारे लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने अपने परिवार में या तो अपने इर्द गिर्द में देखा होगा कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो जाकर के सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वहां पर जो काम उनको मिल जाए, अगर उन्हें सबवे में मौका मिल जाए, अगर मैकडोनाल्ड में मिल जाए, अगर पिज्जा हट में मिल जाए, अगर यूएस पिज्जा में मिल जाए, अगर किसी मोटेल में मिल जाए, अगर किसी बार में मिल जाए, किसी रेस्टोरेंट में मिल जाए, तो जहां पर भी जो भी काम मिले वो काम करने के लिए तैयार है। और वजह क्या है, वजह यह है कि भी हमें विदेश भेजने के लिए अगर हमारे माता पिता ने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो क्यों ना हम भी पैसे कमा करके अपनी पढ़ाई के साथ में कुछ पैसे कमा करके उनको मदद करें। मुझे हमेशा से ये सवाल मेरे मन में आता है अभी आजकल में, कि भाई ऐसा क्यों कि विदेश जाने वाले बच्चों को ये ख्याल आए, क्यों ना हमारे देश में अगर मैं यहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूं या तो कर रही हूं, तो मुझे क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए कि अपनी पढ़ाई के साथ में अपने माता पिता को मदद करें। तो अगर आप एक ऐसी कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट है, अगर आप एक ऐसी लड़की है कि जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, वेदर यू आर इन एफवाई, एसवाई और टीवाई, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ में कोई ऐसा काम ढूंढ रही है कि जिससे आप अपने माता पिता को आर्थिक रूप से मदद भी कर पाए, और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि भी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 8 घंटे की नौकरी करूं या तो 10 घंटे की नौकरी करूं तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो मुझे कोई ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा काम चाहिए कि जिस काम को करके मुझे पैसे भी मिले, और साथ ही साथ इस बात का भी मैं ख्याल रख पाऊं कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, मेरे मार्क्स में या तो मेरे ग्रेड्स में कोई भी अंतर ना आए। अगर आप एक ऐसी लड़की है जो यहाँ पर बैठी हुई है लाइव वेबिनार में, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आज का ये वेबिनार आपके लिए है। दूसरा, ये किस प्रकार की महिला के लिए है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर अगर वो जमाना था हाउसवाइफ वाला जो कंसेप्ट था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है हमारी बदलती हुई जीवन शैली। जब हम छोटे थे और हमारे माता पिता हमको पढ़ाते थे, उस समय के सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी कॉलेजेस होते थे, खर्चे इतने नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी। आज अपन उस विषय पर विस्तार से बात नहीं करेंगे। हम बस इतना समझ ले कि अगर हम बढ़ती हुई महंगाई के बारे में समझे, तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए समझना बड़ा आसान होगा कि क्यों आज की डेट में महिलाओं के लिए भी काम करना आवश्यक हो चुका है। हमारे आजादी के पहले से समय से अपन एक आंकड़ा लेते हैं, आपको, आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं भारत के, मैं आपको जो आंकड़ा दूंगा वो आप अपने अपने शहर के साथ में इसे क्या बोलते हैं ना, आसानी के साथ में आप इसे कंपेयर कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं 1940 से, भारत की आजादी से पहले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि मान लीजिए कि आप यदि कोल्हापुर में रहते हैं, या यदि आप पुणे में रहते हैं, यदि आप अहमदाबाद में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, या मेरठ में रहते हैं, या बिहार में रहते हैं, या झारखंड में रहते हैं, या कलकत्ता में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, 1940 में आपके शहर में यदि कोई परिवार 4 लोगों का होता था, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते थे, और मिडिल क्लास परिवार होता था, तो उस परिवार को अपना मिडिल क्लास जीवन जीने के लिए मात्र 5 रुपए काफी। उसके ठीक 20 साल के बाद में 1960 में उस 5 रुपए के पीछे एक शून्य और बढ़ गया। और शून्य बढ़ गया मतलब क्या हुआ, कि जो 4 लोग 1940 में 5 रुपए में गुजारा करते थे, अब उन्हें गुजारा करने के लिए 50 रुपए जरूरी हो गए। उससे ठीक 20 साल के बाद में 1980 में उसके पीछे एक शून्य और लग गया, और जो परिवार 40 में 5 रुपए में, 60 में 50 रुपए में
गुजारा करता था, अब उसी परिवार को गुजारा करने के लिए 500 रुपए जरूरी हो गए। और अब जो अपन आंकड़े की बात करेंगे उसमें से हम में से ज्यादातर लोग कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों का उस समय पर जन्म हो चुका था, और वो था सन 2000 का। सन 2000 में जब वही परिवार, मिडिल क्लास परिवार को अपना गुजारा करना होता था, तो उसका एक शून्य और बढ़ गया, और सन 2000 में एक मिडिल क्लास परिवार को अपना गुजारा करने के लिए 5000 रुपए जरूरी हो गए। उसके ठीक 20 साल के बाद में, आज अपन 2024 में बैठे हैं, 2020 के बाद का यदि अपन समय देखें, आज चाहे मैं हूं चाहे आप है, अगर हम एक मिडिल क्लास जीवन भी जीना चाहते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं, यदि एक परिवार आज की डेट में एक मिडिल क्लास जीवन भी जीना चाहता है, तो उस परिवार के लिए 50,000 रुपए की मंथली इनकम होना आवश्यक हो चुका है। अगर वो 50,000 रुपए से कम इनकम वाला परिवार है, तो उनके लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोन वोन लेकर के अपना जीवन चलाना पड़ता है। यदि पिछले करीब करीब 80 सालों का इतिहास ये कह रहा है कि हर 20 साल के बाद में एक शून्य बढ़ जाता है मिडिल क्लास परिवार के लिए अपना गुजारा करने के लिए। अब हमारे पास में दो रास्ते हैं, कि या तो हम ये सोचे कि जो बढ़ना था वो 80 सालों में बढ़ चुका और आगे बढ़े नहीं, या तो अपन एक ओपन माइंडेड होकर के और एक विजनरी इंसान की तरह भविष्य की इस कल्पना में बिल्कुल शामिल हो जाए कि जैसे पिछले 80 सालों से हर 20 साल के बाद में एक शून्य बढ़ा है, यदि यही शून्य आने वाले 20 साल के बाद भी बढ़ा, तो सन 2040 में एक मिडिल क्लास परिवार को अपना जीवन काटने के लिए 5 लाख रुपए आवश्यक होंगे। और जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से चीजों के दाम बदल रहे हैं, हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि अगर 2040 में मेरी और आपकी इनकम महीने की 2-3 लाख रुपए की होगी, तब भी मान करके हमें चलना पड़ेगा कि हम एक मिडिल क्लास परिवार वाली ही जिंदगी जी रहे होंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि आज घर के मर्द के साथ में घर की महिला भी थोड़ा बहुत काम कर ले, तो उस परिवार के लिए अपना जीवन चलाना आसान हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है। दूसरी बात कि आज की महिलाएं मतलब पहले की महिलाओं की तरह नहीं है कि जो पति ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल है। आज की महिलाएं, चाहे वो अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के डिसीजन लेना हो, चाहे वो घर खरीदने को लेकर के डिसीजन लेना हो, आज की महिलाएं परिवार की हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल है। तो एक विचार ये है कि अगर महिला होने के नाते मैं परिवार की हर निर्णय प्रक्रिया में शामिल हूं, तो मैं क्यों ना थोड़ा बहुत योगदान आर्थिक उपार्जन की प्रक्रिया में भी अपना जोड़ूं। यदि आप एक ऐसी महिला है कि जो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, गृहिणी है, लेकिन आप ये चाहती है कि मेरे परिवार को बेसिक, मतलब एक महिला की बेसिक जिम्मेदारी क्या रहती है शादीशुदा महिला की, कि अपने परिवार की बेसिक नीड्स का ख्याल रखना, उनका खाना पीना, घर की साफ सफाई, ये सब ख्याल रखना। तो अगर आप एक ऐसी गृहिणी है कि जो ये चाहती है कि भी एक महिला होने के नाते, एक किसी की पत्नी होने के नाते, या तो इस परिवार की महिला होने के नाते मेरी घरेलू जो जिम्मेदारियां है उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर, उनमें बाधा डाले बगैर, यदि मुझे कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि जहां से मैं 2 पैसे कमा करके अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना भी कुछ योगदान दे सकती हूँ, यदि आप एक ऐसी सोच वाली महिला है, तो मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वेबिनार आपके काम का भी है। ये जो नौकरी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपके काम की भी है। तीसरी ऐसी महिलाएं आज हमारे समाज के अंदर है कि जिनके मन में ये है कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हूँ। हमारे समाज में आज वेस्टर्न कल्चर का काफी सारा एक हिस्सा हमारे समाज में जो आया है, उसमें डेफिनेटली आज की महिलाएं एक कदम और आगे जाकर के सोचती है कि भैया मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूं, मुझे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, अपनी और अपने परिवार की जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार करना है मुझे। अब ऐसा नहीं है कि भी मेरा पति जब चाहेगा तब हमारे घर में कार आएगी, मेरा पति जब चाहेगा तब हम 1 बेडरूम हॉल किचन से 2 बेडरूम हॉल किचन में जाएंगे। आज की महिलाओं ने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए। उनको लगता है कि भाई हमें भी तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार है, हमें भी तो अपने परिवार की लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने का अधिकार है। अब वो जमाना गया कि जहां पर मेरा पति जहां पर ले जा सकता था उस जगह पर हम घूमने जाते थे। अब मैं भी अपने पति के साथ में यदि आर्थिक स्वतंत्रता की रेस में शामिल होती हूँ, तो भाई हम लोग अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाए, हमारी जीवन शैली में बदलाव आए। जो गाड़ी हमारे घर में 10 साल के बाद आ सकती थी, वो 3 साल के बाद या 2 साल के बाद आ जाए। अगर आप एक ऐसी सोच वाली महिला है कि जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है और अपने परिवार की, अपने पति
है, ये आपके काम की भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी हमारे समाज के अंदर कई सारी सिंगल महिलाएं हैं, है ना, कि जिन्होंने बाय चॉइस या कैसे भी, मतलब वो सिंगल रहने का उन्होंने फैसला किया और अपना जीवन व्यापन के लिए वो कुछ काम करना चाहती है। तो अगर आप एक सिंगल महिला है तो एलआईसी की ये बीमा सखी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। अगर आप इन 4 कैटेगरी को समझेंगे तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि इस नौकरी की पहली योग्यता है कि उस महिला की उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि हमने कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के शुरू किया है। तो 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला, फिर चाहे आप 50 साल की है, चाहे आप 55 साल की है, चाहे आप 60 साल की है, चाहे आप 65 साल की है, चाहे आप 70 साल की है, 18 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी महिला इस जॉब अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर सकती है। और उसमें एक छोटी सी कंडीशन और है कि एजुकेशन कितना होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट है वेल एंड गुड, डबल ग्रेजुएट है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप 10वीं पास भी है तो भी ये काम, ये नौकरी, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो हमने 4 कैटेगरी देखी कि अगर ऐसी लड़की जो कॉलेज जा रही है और कॉलेज की पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर अपने माँ बाप को आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है तो ये नौकरी उसके लिए है। यदि आप एक ऐसी महिला है कि जो अपने परिवार की अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को, अपनी मूल जिम्मेदारियों को डिस्टर्ब किए बगैर अपने पति को आर्थिक रूप से थोड़ा सा मदद करना चाहती है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो भी ये नौकरी आपके लिए है। यदि आप एक ऐसी महिला है कि जिसके सपने बड़े हैं, अपने परिवार की जीवन शैली को बदलना चाहती है, तो भी ये नौकरी आपके लिए है। और यदि आप एक ऐसी महिला है कि जो सिंगल है और आपके जीवन व्यापन की, आपकी क्या बोलते हैं, जिंदगी चलाने की जिम्मेदारी आपकी अकेले की है, तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। अब दूसरा मुद्दा जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं इसके बाद में, वो मुद्दा है कि एलआईसी की बीमा सखी योजना के लाभ क्या है। क्या मिलेगा उस महिला को कि यदि वो एलआईसी में एज अ बीमा सखी, एज अ महिला करियर एजेंट वो इस जॉब को ज्वाइन करती है। तो हम उसके लाभ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो लाभ आपको मिलता है वो है हर महीने 7,000 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस 4,000 रुपए का इंसेंटिव प्लस और भी कमीशन यदि आपने अर्जित किया है, कुछ गारंटेड लाभ है यदि आपने उसको अर्जित किए हैं तो वो भी आपको दिए जाएंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि महीने के 11,000 रुपए का मतलब एक फिक्स इनकम मेरे को मिल रहा है। उसमें एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये चलिए आगे आने ही वाली है वो बात, तो अपन आगे ही देख लेंगे उसको। तो पहला लाभ जो मुझे मिलता है वो मिलती है फिक्स इनकम जो मुझे अपने परिवार के लिए चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहे बाद में एडिशनल पैसा चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन मुझे एक फिक्स पैसा चाहिए। क्यों और उसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए वो फिक्स पैसा जो आता है ना, उसी के आधार पर हम हमारे जीवन की योजना बनाते हैं, उसी के आधार पर हमारे हर महीने की योजना बनती है, उसी के आधार पर हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे ये योजना अपन बनाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर 7,000 रुपए की फिक्स सैलरी प्लस 4,000 रुपए का एक एडिशनल इंसेंटिव, और उसके अलावा यदि आपने कोई कमीशन भी अर्जित की है एडिशनल तो वो भी आपको दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट, दूसरा लाभ जो हमें मिलता है एलआईसी की बीमा सखी योजना में शामिल होने का, वो है कि जीवन भर के लिए रिन्यूअल इनकम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वंशानुगत है। रिन्यूअल इनकम को हम दूसरे शब्दों में पेंशन भी समझ सकते हैं। पेंशन, मैं हमारे बीच में बैठी हुई सभी महिलाओं को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जहां से मैंने शुरू किया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि बैंक सखी जैसी योजना या तो आंगनवाड़ी जैसी योजनाएं होने के बावजूद भी क्यों भारत सरकार एलआईसी की बीमा सखी योजना लेकर के आई? क्यों प्रधानमंत्री जी को यह लगा कि भाई एलआईसी की बीमा सखी ही महिलाओं के लिए एक योग्य मौका हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। बैंक मित्र, बैंक सखी जो बनती है उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों में या तो प्राइवेट स्कूलों में जो नौकरी मिलती है उसमें भी वहां पर पेंशन की व्यवस्था नहीं है। और आज के समय में इस बदलती हुई पारिवारिक व्यवस्था में यदि आने वाले टाइम में कोई महिला अपने पति से अलग रहे, मतलब अपने वो और उसका पति, उसके बच्चे कहीं और रहते हैं, वो और उसका पति अलग रहते हैं, अगर पति भी नॉन पेंशनेबल जॉब में है और महिला का भी यदि पेंशन नहीं आ रहा है
तो आज इस समय पर हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना, ये मेरे हिसाब से एक सही सोच नहीं हो सकती, क्योंकि अब हम वो उम्मीद नहीं करते। वो जमाना और था जब माता पिता अपने बच्चों को राम और कृष्ण की और श्रवण की कहानियां सुना करके बड़ा करते थे। लेकिन आज इस जमाने में जहां पर हमें अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल पे कार्टून दिखाना पड़ता है, ऐसे जमाने बुढ़ापे का या तो हमारी रिटायरमेंट का सहारा बनेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अतिवाद हो जाएगा। तो आज महिला को भी अपने पेंशन का जुगाड़ खुद करना पड़ता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, अगर मैं एक महिला होता तो पूरी बीमा सखी योजना में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक जो चीज लगती, वो लगती कि यहाँ पर जो रिन्यूअल इनकम आती है वो आपके पेंशन और वो जीवन भर आती है। और नॉट ओनली जीवन भर, मैं आपको जितनी भी पेंशनेबल नौकरियां पहले हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि अगर जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, उसे पेंशन आ रही है, मान लो कि उसका पेंशन आ रहा था 20,000 रुपए, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो पेंशन सिर्फ उसकी पत्नी को मिल सकता था, और वो भी 50% मिलता था कि 20,000 की जगह अब 10,000 रुपया आएगा। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि एलआईसी की बीमा सखी की ये जो नौकरी है, इसमें आपको जो रिन्यूअल इनकम आएगी वो उस महिला को जीवन भर के लिए आएगी। और उसके बाद में उस महिला की मृत्यु के बाद में, मान लो कि 80 साल की उम्र में उस महिला की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद में उसने जिस किसी को भी अपना नॉमिनी बनाया होगा, चाहे अपने बेटे बेटी को चाहे अपने पति को, तो उसके बाद में उस व्यक्ति को भी वो रिन्यूअल इनकम यानी कि पेंशन आता रहेगा। और कितना आएगा? 100%। जितना महिला को आ रहा था उतना ही उस व्यक्ति को भी आता रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इस नौकरी का। तीसरा मुद्दा, तीसरा जो एक लाभ हमें मिलता है वो मिलता है मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ भी मिलता है। जनरली आपने देखा होगा कि ज्यादातर परिवारों में महिलाओं का लाइफ इंश्योरेंस या तो महिलाओं का मेडिक्लेम नहीं किया जाता है ना। आज जब अपन क्या बात कर रहे हैं कि आज महिलाएं जो है वो पुरुष के साथ, मर्दों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है, तो जनरली अगर कोई भी परिवार का मुखिया मर्द है, यदि वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में या तो मेडिक्लेम के बारे में सोचेगा तो बोलेगा कि मेरी बीमा पॉलिसी कर लेता हूं और किसी की जरूरत नहीं है, या तो मेरे नाम पे मेडिक्लेम ले लूंगा, पूरे परिवार को बेनिफिट मिले वैसा। लेकिन यहां पर एलआईसी आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है बीमा सखी योजना में, कि अगर आप बीमा सखी में शामिल हो, आप बीमा सखी बनती है, तो एलआईसी आपका मेडिक्लेम अलग से रहेगा और आपको एलआईसी के ग्रुप इंश्योरेंस का भी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा और एक बड़ा बड़ा लाभ जो मुझे देती है एलआईसी, वो ये है कि एज ए बीमा सखी आने वाले 4 साल के बाद में मैं अलग अलग क्लब सदस्यता प्राप्त कर सकती हूं। एलआईसी के अंदर कई सारी अलग अलग प्रकार की क्लब है, जैसे बीएम क्लब है, डीएम क्लब है, जेडएम क्लब है, सीएम क्लब है, और हर क्लब का अपना बेनिफिट है। अगर आप क्लब सदस्यता प्राप्त करती आने वाले 4 साल के बाद में, 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद में, तो आपको टू व्हीलर लोन, कार लोन, ये लोन मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, आप में से जितनी भी महिलाएं शादीशुदा है, यदि आपके हस्बैंड किसी कंपनी में 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, या 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, या 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, यदि आप एक बेटी और आपके पिताजी किसी कंपनी में 15, 20, 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो आप एक बार उनको पूछ करके देखिएगा कि जिस कंपनी में आप 20 साल से लगातार रोज का 10 घंटा नौकरी करते हो, क्या आपको यदि गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए तो क्या आपकी कंपनी लोन देती है? क्या आपको घर बनाने के लिए यदि लोन चाहिए तो क्या कंपनी लोन देती है? क्या? तो जवाब मिलेगा नहीं। 20 साल तक या 15 साल तक आदमी 10-10, 8-8 घंटा अपने परिवार को छोड़ करके काम करता है, उसके बावजूद भी उसे कंपनी लोन नहीं देती। एलआईसी के साथ बीमा सखी योजना में शामिल होने का एक महिला को सबसे बड़ा लाभ मिलता है, वो क्या है कि आपको 4 साल के लिए, और दिन में 10 घंटा नहीं ना 8 घंटा, अगले 4 साल के लिए यदि आपने दिन में 3 घंटा ईमानदारी से ये नौकरी में काम कर लिया, ये मात्र 3 घंटे की नौकरी है, कि आपने 3 घंटा ईमानदारी से काम कर लिया, तो यकीन माने आप क्लब सदस्य अपने आप बन ही जाएगी। और चौथी, और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आपको एलआईसी चाहे टू व्हीलर खरीदना हो चाहे गाड़ी खरीदनी होगी, तो गाड़ी या तो टू व्हीलर खरीदने के लिए एलआईसी आपको बिना ब्याज की लोन देती है। आपको ब्याज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ब्याज की लोन देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात,
कि अगर आप घर बनाना चाहती है, आपका मन किया कि भाई मैं भी घर बनाऊं है ना अपने परिवार के लिए, तो आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एलआईसी लोन देती है। बैंक जो भी रेट ब्याज लेती है उससे कम ब्याज में आपकी अपनी कंपनी एलआईसी जो है वो आपको लोन देगी, तो आपको बैंक वालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 4 साल ईमानदारी से इस नौकरी को रोजाना 3 घंटे करने का फायदा जो है वो आपको ये भी मिलता है। और एक खुशी की खबर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, उन लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए कि जो ग्रेजुएट है। यदि आप ग्रेजुएट है, यदि आप ग्रेजुएट है और आप बीमा सखी के रूप में 5 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेती है, तो आपको 5 साल के बाद में एक प्रमोशन भी मिल सकता है, और वो प्रमोशन है विकास अधिकारी। एलआईसी ऑफ इंडिया की ये जो सरकारी कंपनी है, इस सरकारी कंपनी में क्लास 2 ऑफिसर की नौकरी का प्रमोशन लेने का आपके पास में मौका मिलता है। और वो कौन होते हैं? जिस विकास अधिकारी ने, जिस रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने आज आपको आमंत्रित किया है, आप उस ओहदे पर जाकर के बैठ सकती है, क्लास 2 ऑफिसर के ओहदे पर। और आपको खुशी होगी ये जानकर के कि आप जैसे ही 5 साल में, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी चीज ये है कि आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएट है और बीमा सखी के रूप में आपने 5 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिए, तो आप क्लास 2 ऑफिसर बन जाएगी, विकास अधिकारी बन सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, तब आपका जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है सालाना, 90,000 रुपए की तनख्वाह से आपका वहां पर प्रमोशन के बाद में शुरुआत होती है। तो ये और एक मौका आपके पास में है जो आप उठा सकती है बीमा सखी बनने के बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सर्वोत्तम प्रदर्शन पर आपने अक्सर ये देखा होगा कि जनरली हमारे समाज के अंदर आज भी ज्यादातर मर्दों को सम्मानित करने की परंपरा आज भी बहुत है। तो कई बार मतलब महिलाओं को लगता है यार हम भी तो बहुत सारा काम करते हैं, हमें क्यों सम्मानित नहीं किया जाता। एलआईसी के अंदर बीमा सखी के लिए ये एक अलग से एक सिस्टम लेकर के आई है कि जो भी बीमा सखी अच्छा परफॉर्म करेगी, उस बीमा सखी को एलआईसी के माध्यम से, एलआईसी के जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं उनके माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ता हूं मैं आपको, कि जब आपको सम्मानित किया जाएगा तो एलआईसी एक भारतीय कंपनी होने के नाते ये समझती है कि अगर ये महिला एलआईसी की बीमा सखी के तौर पे इतना अच्छे तरीके से काम कर पा रही है, तो जरूरी है ये कि उसके पीछे उसके परिवार का मोरल सपोर्ट भी होगा, उसके माता पिता का, या तो उसके सास ससुर का, उसके पति का, उसके बच्चों का। क्योंकि अगर परिवार के सदस्य उस महिला को सपोर्ट ना करें तो उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो बीमा सखी के परफॉर्मेंस के ऊपर बीमा सखी को तो सम्मानित किया ही जाता है, एलआईसी के अधिकारियों के माध्यम से आपके बच्चों को और आपके परिवार को भी सम्मानित किया जाता है। तो ये 5-6 जो बड़े बड़े लाभ मैंने आपको बताए, ये एक बीमा सखी के तौर पे आपको मिलते हैं। इसके बाद में एक अगला मुद्दा जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, उससे पहले 10 सेकंड के लिए मुझे एक क्या बोलते हैं, इतनी सी बात बता दीजिए कि अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई है वो आपको क्लियर है और आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है ना? बता दीजिए, तब तक मैं 2 घूंट पानी भी पी लेता हूं। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जूम और यूट्यूब पे जुड़े हुए सभी साथियों का, सभी महिलाओं का, कि जिन्होंने उत्साह के साथ में जवाब दिया कि यस, अब तक जितनी भी बातें हैं वो समझ में आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। चलिए, ओके। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे है ना, मतलब भारत की अलग अलग जगह से है ना, अलीगढ़ से है, चांदखेड़ा गुजरात से है, और वलसाड़ से है, ओके, मुंबई से है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलीगढ़ से काफी सारे लोग हैं, वेरी गुड। सातारा से है, हमारे बीच में नागपुर से है,
यूपी से है, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद से भी है, लोकल हमारे शहर से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इस उत्साह के साथ में जवाब दिया। अब अगला मुद्दा जो मैं आप लोगों के साथ में, हमने लाभ देख लिए। हमने दो चीजों के बारे में अब तक डिस्कस किया। पहला हमने ये देखा कि भाई क्यों एलआईसी की बीमा सखी योजना एलआईसी लेकर के आई। दूसरा हमने ये देखा कि अगर कोई महिला एलआईसी में एज ए बीमा सखी ज्वाइन करती है तो उसको क्या लाभ मिलते हैं। अब तीसरा अपन रोल्स एंड ड्यूटीज, मेरा रोल क्या रहेगा, मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं कि एक बीमा सखी के तौर पे मुझे काम क्या करना है। तो पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, महिला करियर एजेंट। मतलब आप जब बीमा सखी बनती है तो एलआईसी में आपको जो पोस्ट दिया जाता है, जो टाइटल दिया जाता है, वो है महिला करियर एजेंट, एमसीए। ओके, यदि आप 10वीं पास है तब भी आप एमसीए कही जाएगी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। महिला करियर एजेंट, एमसीए। अब एज ए महिला करियर एजेंट मेरा रोल, मेरी जिम्मेदारियां या तो मेरी ड्यूटी क्या क्या रहेगी। तो ड्यूटी नंबर वन, हम सारे लोग ये जानते हैं एलआईसी को, आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, 1 सितंबर 1956 के दिन भारत सरकार ने एलआईसी का गठन किया था, इस सरकारी संस्थान का गठन किया था। आज इस संस्था को 68 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। आपने एलआईसी के पॉलिसी के बारे में जाना हो कि ना जाना हो, लेकिन आपने एलआईसी का नाम अवश्य सुना होगा। एलआईसी का मतलब है एलआईसी पॉलिसी। नए नए क्या बोलते हैं ना, सफलता के कदम चूमते जा रही है, उठाती जा रही है। एज ए महिला करियर एजेंट आपका जो रोल रहेगा वो ये रहेगा कि आज की डेट, फिर भी इसके बावजूद भी आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं कि 68 सालों से, और ना किसी पकेली एलआईसी है, छोटी मोटी 26 कंपनियां। एलआईसी तो एक बहुत बड़ा जायंट, एक जायंट है ना, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, लेकिन छोटे मोटे पौधे और भी है 25-26, कि जो भी कोशिश कर रहे हैं इस देश में लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए। इसके बावजूद भी पिछले 68 सालों में हमारे देश में मात्र 28-29% लोग हैं कि जिनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ढंग से मालूम है, जो अपना वित्तीय आयोजन करते हैं और वित्तीय आयोजन के लिए एलआईसी की अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हैं। तो महिला करियर एजेंट के तौर पे रोल क्या रहेगा। मान लो कि यहां पर मुझे शोभा शर्मा जी नजर आ रही है। अगर शोभा शर्मा जी एलआईसी में महिला करियर एजेंट बनती है, बीमा सखी बनती है, तो उन्हें क्या करना है। तो शोभा शर्मा जी को अपने परिचित और अपरिचित, अपने विस्तार के अंदर, आप जिस एरिया में रहती है उस एरिया में आपके परिचित और अपरिचित जितने भी लोग हैं उनको जाकर के फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन के महत्व के बारे में समझाना। और एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि काम चाहे जितने भी बताऊंगा मैं आपको, हो सकता है किसी भी काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे दो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। एक महिलाओं की आंतरिक शक्ति के ऊपर और दूसरा एलआईसी के ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर। महिलाओं की आंतरिक शक्ति यह है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो काम करके छोड़ती है, और एलआईसी की ट्रेनिंग की सिस्टम ऐसी है कि अगर आप जैसे ही एलआईसी की महिला सखी, बीमा सखी बनती है और आप एलआईसी के ट्रेनिंग सिस्टम में शामिल होगी, तो उन 4 घंटे के ट्रेनिंग के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं उसको हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी होगी जो आप सरलता से समझेगी, कुछ चीज ऐसी लगेगी आपको कि यार ये तो मैंने कभी किया नहीं है नहीं, आनंद भाई बता तो रहे लेकिन मैंने तो कभी किया नहीं था। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो पहला जो रोल रहेगा बीमा सखी का वो ये रहेगा कि अपने परिचित और अपरिचित लोगों को वित्तीय नियोजन को लेकर के जागरूक करना। वजह क्या है मालूम है, हमारे समाज में आज भी, और आप एक महिला है, आपने अपने परिवार में या तो आसपास में कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि कोविड के बाद में जब किसी की मृत्यु हो गई या तो किसी की नौकरी चली गई या तो किसी की तनख्वाह आदि हो गई, तो किस प्रकार से लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो वित्तीय नियोजन की समझ ना होने की वजह से और बचत को लेकर के, सेविंग को लेकर के लोग इतने जागरूक ना होने को लेकर के जो समस्याएं, आर्थिक समस्याएं परिवारों में पैदा हो रही है और भविष्य में ये और भी बड़ी बन के आएगी। तो एक महिला करियर एजेंट का रोल क्या है कि वो अपने परिचित और अपरिचित लोगों के पास में जाएगी और उनको जाकर के समझाना है
कि भाई आपको बचत क्यों करनी चाहिए। हम दो चीजें आपको समझानी है उनको। पहली चीज, बचत का महत्व आप उनको समझाएंगे, और दूसरा आप उनको समझाएंगे कि आपको बचत क्यों करनी है, आपके भविष्य की ऐसी कौन सी जरूरतें हैं कि जिसको लेकर के आपको बचत करनी चाहिए। तो मैं आपको अभी 10 सेकंड में 5 ऐसी जरूरतें बता देता हूं कि एज ए बीमा सखी मैं क्या समझाऊंगा उनको जाकर के। पहली चीज मैं उनको समझाऊंगा ये कि भाई इंसान को 5 चीजों के लिए बचत करनी पड़ती है। पहली, हमारी सबसे बड़ी जरूरत कौन सी होती है? हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य। आज की डेट में हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही आशीर्वाद देने से तो होता नहीं है, उसके लिए बड़ा पैसा भी चाहिए होगा। तो बड़ा पैसा अपने आप तो पेड़ से टपकेगा नहीं। अगर आज आप बूंद बूंद पैसा बचाना चालू करोगे, तो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, ताकि उसका भविष्य जो है वो अंधकारमय ना हो जाए। दूसरा बड़ा पैसा कब चाहिए? हमारे समाज के अंदर आज भी बच्चों की शादी बड़ी धामधूम से की जाती है, तो हमें मालूम रहता है कि अगर किसी के परिवार में 5 साल की बेटी है, तो वो 5 साल की बेटी 20 साल के बाद में 25 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, बड़ा पैसा चाहिए होगा। और आपने ऐसे कई सारे माँ बाप को देखा होगा कि जो बच्चों की शादी के टाइम पे कर्ज ले लेते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है ना। क्या प्राइवेट फाइनेंस जो मतलब होते हैं ना, प्राइवेट 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 टका ब्याज लेने वाले जो लोग होते हैं, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं। तो उसको लेकर के उनको जागरूक करना कि बच्चों की शादी के लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे। तीसरा, रिटायरमेंट के लिए आज हमारे सामाजिक व्यवस्था बदल चुकी है, नौकरियों में से पेंशन जा चुका है, परिवार अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे समय में यदि इंसान के पास में पेंशन नहीं है, तो वो अपना 60 साल की उम्र के बाद का गुजारा कैसे करेगा? तो पेंशन के लिए भी आयोजन करना पड़ता है। चौथा आयोजन करना पड़ता है कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ करके जाना चाहते हैं, लेकिन संपत्ति ऐसे तो छोड़ करके जा नहीं सकते, है ना। तो संपत्ति आयोजन क्यों कर रहे हैं? संपत्ति आयोजन का भी आपको बताना पड़ रहा है कि भाई संपत्ति आयोजन के लिए भी आपको बड़ा पैसा चाहिए होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं बैठी है, उन्होंने एक ऐसे ऐसे परिवार को आप जानते ही होंगे कि जहां पर काम करने वाले घर के मुखिया मतलब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में वो पूरा का पूरा परिवार आर्थिक दिक्कतों में आ चुका। मेरी बहनों, हमारे समाज में आज भी ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने जीते जी तो अपने परिवार को चला लेते हैं, लेकिन उनके ना रहने के बाद जो परिवार की हाल खराब हो जाती है, परिवार का मतलब एक बोलते हैं ना जीवन बर्बाद हो जाता है, उसको लेकर के योजना नहीं बनाते। तो उसको लेकर के भी योजना बनानी चाहिए। इन 5 मुद्दों के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे समझाना है। ये 5 मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पर एलआईसी की बीमा सखी परिवारों को मिलकर के एक जागरूकता फैलाती है कि आपको पैसा क्यों बचाना चाहिए, और बचाए हुए पैसों का आयोजन आप किन चीजों के लिए करोगे, ये एक आपका पहला रोल रहेगा। दूसरा, इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने उस परिवार को वित्तीय नियोजन के महत्व के बारे में समझाया और उनको कन्विंस कर लिया कि हाँ भी हमें करना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, तो अब आप उनको ये समझाएंगे कि एलआईसी के पास में ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की योजना बनाना चाहता है, तो एलआईसी की योजना काम आएगी। अगर कोई अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करना चाहता है, तो भी एलआईसी के पास में योजना है। अगर कोई बिना पेंशन की नौकरी या तो काम कर रहा है और उसको भविष्य में अपने पेंशन की व्यवस्था करनी है, तो भी एलआईसी के पास में योजना है। अगर कोई अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं कि 70-80 साल की उम्र में मेरे मृत्यु के बाद में मेरे परिवार के लोगों को 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, तो ऐसी योजना भी एलआईसी के पास में है। और एलआईसी बेसिक जो काम है एलआईसी का, जहां से 1956 में शुरू किया था, वो तो है ही कि व्यक्ति की अचानक डेथ हो जाती है। मैंने ऐसे कई सारे परिवार को देखा है कि जहां पर आपने देखा होगा, गड़बड़ क्या मालूम है, मतलब एक बीच में एक छोटी सी 10 सेकंड की बात कर लेता हूं कि हमारे परिवारों में जब जीवन बीमा बेचने के लिए कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जब उस परिवार के व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, और श्मशान में जब उसको लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जो रिश्तेदार और उसके दोस्त खड़े होते हैं ना, वो सबसे पहले आपस में चर्चा क्या करते हैं मालूम है? कि मरने वाले का बीमा था कि नहीं था यार, कि बिना बीमे के ही ये मर गया। तो ये एक ऐसी जरूरत है। तो आपने उसके लिए भी एलआईसी के पास में एक से बढ़कर एक पॉलिसी है, उन पॉलिसी के माध्यम से उनको मदद करनी है। तीसरी तीसरी चीज जो हम करेंगे इसमें, तीसरा जो काम रहेगा, रोल रहेगा एलआईसी की बीमा सखी का, वो है काम कितना करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ना ये 10 घंटे की नौकरी है, ना ये 8 घंटे की नौकरी है। अगर आप एक पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की है,
तो आपको मात्र 3 घंटे देने हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो भी आपके लिए 3 घंटे ही है। अगर आप मतलब अपने जीवन व्यापन के लिए इस काम में आ रही है तो भी आपको 3 घंटा काम करना है। संडे के दिन बिल्कुल छुट्टी रहेगी, जो सरकारी छुट्टियां होती है वो भी आपको लागू पड़ेगी। और दूसरा काम जो आपको करना है कि दिन में 3 घंटे, मान लो कि आज आपने 3 घंटे में 3 परिवारों को संपर्क किया है, तो जिस विकास अधिकारी के माध्यम से आप एलआईसी में एज ए बीमा सखी बनती है, उस विकास अधिकारी को आपको रिपोर्टिंग करनी है। मान लो कि आपने और सबसे मजेदार बात और क्या है जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी है कि आप अपने विकास अधिकारी से आपके लिए उपयुक्त 3 घंटे आवंटित करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटी, क्योंकि आप एक महिला है तो आपको ये फैसिलिटी भी दी जाती है कि अगर मान लो कि एक महिला सुबह 1 बजे तक, दोपहर को 1 बजे तक उसके परिवार का सब काम संभालती है, फिर बाद में वो 3 घंटा काम करना चाहती है, तो आप अपने विकास अधिकारी को बताइए कि मैं 2 से 5 के बीच में ये काम कर लूंगी। आप 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7, सुबह 8 से 11, आपको जो 3 घंटे चाहिए आप अपने विकास अधिकारी को ये रिक्वेस्ट करके वो 3 घंटे अपने लिए आवंटित करवा सकती है, अपने लिए अवेलेबल करवा सकती है। ये आपको फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि भी हर महिला को सुबह 10 से 1 काम करना पड़ेगा, या हर महिला को, आप सोचिए कि कई सारी महिलाएं ऐसी पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढती है, लेकिन आपने आज तक पार्ट टाइम में भी कोई ऐसी नौकरी देखी है क्या कि आपकी मर्जी पड़े वो 3 घंटा आपको आना है? यहां पर आपको एक ऐसी नौकरी मिल रही है कि जहां पर आप अपने विकास अधिकारी को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 3 घंटे जो आपको चाहिए वो आपको आवंटित किए जाएंगे। तो 3 चीजें हो गई। पहला काम, एक महिला करियर एजेंट के रूप में आपको बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन को लेकर के जागरूकता पैदा करना। आप सोच करके देखिए कितना पुण्य का काम है ये कि जहां पर परिवार के लोग अपने परिवार के भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के सोच नहीं रहे हैं, ऐसे समय में आप जाकर के उनको जागरूक करेगी। दूसरा कि अगर उनके समझ में आई बात है ना, तो आप उनको एलआईसी की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वो आयोजन करने में आप उनको मदद करेगी। और जो आप 3 घंटा काम करती है वो 3 घंटा काम कंप्लीट करने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप विकास अधिकारी के ऑफिस पे जाकर के ही रिपोर्टिंग करें। आप उनको टेलीफोन करके और जो फॉर्म वगैरह आपको दिया जाता है वो फॉर्म की फोटोग्राफ खींच करके आप डिजिटल रिपोर्टिंग भी कर सकती है। मान लो कि आपका, आपके विकास अधिकारी का जो एलआईसी का ऑफिस है वो आपके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे है या 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको 5 किलोमीटर दूर जाकर के डेली रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोन और डिजिटल रिपोर्टिंग कंपलसरी है। तो ये 3 चीजें हो गई जो आपको करनी है। अब और एक मुद्दा मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अब सवाल ये आता है, हमने अब तक 3 चीजों के बारे में देखा। पहली चीज हमने ये देखी कि भाई क्यों एलआईसी की बीमा सखी योजना लेकर के आई भारत सरकार। दूसरा हमने ये देखा कि कौन कर सकता है इसमें काम। तीसरा हमने ये देखा कि क्या मिलेगा इस योजना के माध्यम से, इस नौकरी में मुझे क्या फायदा होगा। और चौथा सवाल जो, मतलब जो हमने देखा वो ये था कि भी मुझे करना क्या पड़ेगा। अब आखिरी सवाल जो हम सब लोगों के मन में आता है कि हाँ भाई चलो सब समझ में आ गया कि करीब 11,000 रुपए के महीने का तो मेरे को वेतन मिलेगा, मुझे और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, मुझे मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा, मुझे ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, मुझे 2 व्हीलर लोन का लाभ मिलेगा, 4 व्हीलर लोन का लाभ मिलेगा, मुझे होम लोन का लाभ मिलेगा। अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो 5 साल के बाद में मैं क्लास 2 ऑफिसर भी बन सकती हूँ इस योजना के माध्यम से। मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार के लोगों को भी मेरा जो रिन्यूअल इनकम है वो आता रहेगा, मतलब पेंशन आता रहेगा। ये सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई करना क्या होगा। मैं 3 घंटा काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब ये बताओ कि कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये काम कैसे होगा। पहली वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एलआईसी की बीमा सखी बनती है तो एलआईसी की बीमा सखी बनने के 2 स्टेप है। एक आपका छोटा सा एग्जाम रहता है, वो आपको क्लियर करना है, और उसके बाद में आप काम करने की शुरुआत करें उससे पहले, मान लो कि भी आपको संतोष आनंदी जी ने मतलब बीमा सखी बनाया, तो संजीव माथुर ने बीमा सखी बनाया, तो आपको पहला काम क्या रहेगा, आपका आईआरडीए एक एग्जाम रहेगा छोटा सा, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको 4 घंटे का एक इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो काम मैंने बताया कि भी बचत का महत्व समझाना,
वित्तीय नियोजन को लेकर के जागरूकता लाना, ये कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। और उन चीजों के लिए एलआईसी की कौन सी योजना उनको समझानी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और ये 4 घंटे की ट्रेनिंग, और ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको 4 घंटा बिठा करके जो है वो समझा दिया जाएगा, आपको 4 दिन में एक एक घंटा करके। इसमें भी एलआईसी ने ये ध्यान रखा है कि भाई 4 घंटा एक साथ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है महिला के लिए, तो उनको 4 दिन में एक एक घंटा, और ये दोनों प्रकार से होगी, ये फिजिकल भी होगी और डिजिटल भी होगी। आपको जो भी मूड मोड जो है वो सूट करेगा, आप उसके हिसाब से उसमें शामिल हो सकते हैं। तो पहला आपका एक छोटा सा एग्जाम क्लियर हो गया, बाद में ये 4 घंटे का ट्रेनिंग क्लियर हो गया, उसके बाद आपको बीमा सखी का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपका महिला करियर एजेंट का कोड लिख करके आएगा और आपको एक आई कार्ड दिया जाएगा, तब जाकर के आपका काम जो है शुरू होता है। तो प्रोसेस क्या रहती है कि भाई आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपका 4 घंटे का इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ, बाद में आपको सर्टिफिकेट और आई कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद आप बीमा सखी का काम शुरू करेगी। तो ये ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूं आपको, ये 4 घंटे की ट्रेनिंग, यकीन माने आपका वो अनुभव रहेगा कि आपको लगेगा कि 4 दिन पहले जब मैं बीमा सखी बनी थी तो मैं तो इंश्योरेंस के बारे में और वित्तीय नियोजन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन 4 घंटे में ऐसा क्या जादू हो गया कि आज मुझे वित्तीय नियोजन के बारे में इतनी सारी बातें पता चल गई है। आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, इससे भी जो बड़ी वजह है ना, वो ये है मेरी बहनों कि ईश्वर ने आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें इंटरनल दी हुई है, इनहरेंट दी हुई है, अंतर्निहित गुण आपको दिए हुए हैं कि जो इस नौकरी के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है, परफेक्ट मैच होते हैं। मेरा हमेशा से, मैं काफी समय से क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऐसे कौन से गुण ईश्वर ने दिए हुए हैं कि जो एक सफल बीमा सखी बनने में आपकी मदद कर सकती है। तो पहला गुण जो आपको दिया है ना ईश्वर ने, कि जिसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो गुण है एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये गुण आपको इस व्यवसाय में, इस काम के अंदर, इस नौकरी में क्यों मदद करेगा? वजह यह है कि जब आप किसी परिवार के लिए भविष्य का आयोजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी वर्तमान की परिस्थिति को समझना पड़ता है। और ये जो समझदारी होती है ना वर्तमान की परिस्थिति को समझने की, सुनने की, ये महिलाओं के पास में ज्यादा होती है। एम्पथी आपका एक इनबिल्ट गुण है कि यदि उस परिवार की वर्तमान के हिसाब से आपको ऐसा सहानुभूति भी आपको पैदा होती है कि इस परिवार के लिए तो भविष्य की आयोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपकी इस एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जो परिवार है वो आपकी बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव में, आपके शब्दावली में, आपकी आंखों के भाव में वो चीजें उनको नजर आती है कि ये महिला वाकई में हमारे परिवार के भले के लिए आई हुई है। दूसरी जो एक इनबिल्ट क्वालिटी आपके पास में है वो कौन सी है? फियरलेस कम्युनिकेशन। हमेशा आपने देखा होगा कि भी महिलाएं, मतलब महिलाएं जो है वो बिल्कुल निडर संवाद करती है, निडर संवाद। आपने कई बार देखा होगा कि घर का मर्द भी यदि किसी चीज के बारे में पूछने के लिए डर रहा होगा ना, तो वो बिंदास पड़ोसी को जाकर के बोल करके आएगी कि भाई आपकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। घर का मर्द जो है वो थोड़ा सा संकोच करता है या तो डरता है, लेकिन महिला बिल्कुल निडर होकर के करती है। तो इस काम के अंदर आपको दोनों प्रकार के लोगों को मिलना है। एक, आपके परिचितों से बात करनी है, मतलब ऐसे लोग होंगे जो आपके गांव या तो आपके शहर या तो आपके एरिया के अंदर जिनको आप जानती है। तो जाने पहचाने लोगों से बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बारी आती है अपरिचित लोगों से बात करने की, तो इस मामले में महिलाएं जो है वो मर्दों की तुलना में ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि अपरिचित लोगों से बात करने में भी महिला को संकोच या तो डर लगता नहीं है। तीसरी एक क्वालिटी जो ईश्वर ने आपको दी है वो क्वालिटी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दिया है, भावात्मक बुद्धि। आपने अक्सर ये देखा होगा, आप आपस में बात करती होगी या तो कई सारी महिला, आपने खुद ने भी ये डायलॉग मारा होगा और बहुत जगह पर पढ़ा भी होगा कि महिलाओं का सिक्स्थ सेंस जो रहता है ना वो बहुत पावरफुल रहता है। सामने वाले व्यक्ति के बोलने के हाव भाव, उसकी आंखों के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ लेती है, क्योंकि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना वो बहुत पावरफुल रहता है। अब इस व्यवसाय में ये जरूरी क्यों है?
क्योंकि जब आप किसी परिवार में जाती है और उनको बचत और आर्थिक आयोजन के बारे में बात करती है, तो परिवार के लोग कम शब्द भी बोलेंगे ना, तो उन कम शब्दों के पीछे छुपा हुआ बड़ा शब्द भी आपको समझ में आ जाता है, और आप आसानी से उस परिवार को वित्तीय नियोजन करने में मदद कर सकती है। और इसकी वजह और एक क्या मालूम है, क्यों शक्ति कहा जाता है आप लोगों को? उसकी वजह यह है कि आपके परिवार में आपके पिता या तो आपका पति अगर आपके हाथ में 10,000 रुपए देता है ना, तो 10,000 रुपए में भी परिवार को दोनों वक्त भरपेट खाना मिलता है। अगर वो 20,000 रुपए देंगे तो 20,000 रुपए में भी थाली थाली भरी हुई रहेगी। अगर 10,000 में भी थाली भरी हुई है तो थाली को भरी हुई रखना ये औरत को अच्छे से आता है, महिला को अच्छे से आता है कि भैया 10,000 रुपए कब दिया है महीने का, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा प्याज डालेंगे, अपन मिर्ची डालेंगे, अपन लहसुन की चटनी डालेंगे, लेकिन थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर 20,000 रुपया हस्बैंड देगा तो उसमें एक आध गुलाब जामुन भी आ सकता है, या तो एक आध स्वीट भी आ सकती है। अगर 50,000 रुपया हस्बैंड देगा तो दो चार चीजें और आ जाएगी। मतलब महिला को आप चाहे 10,000 रुपए दो या 20,000 दो या 50,000 दो या 5,000 रुपया महीना दो, तो महिला इस प्रकार की आयोजन बड़े आसानी से के साथ में कर सकती है। तो बचत कैसे करनी, आपको याद होगा जब 2016 में शाम को 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का कानून लेकर के आए थे, तो कई सारी महिलाओं के पास में से हजारों रुपए निकल करके आए थे। पति को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं कमा रहा हूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा यहां से निकल करके आया। तो बचत करने की योग्यता जिसके पास में हो, वो दूसरों को बचत करने के लिए आसानी से प्रेरित कर सकता है। ये ध्यान में रख करके एलआईसी आप लोगों को ये बीमा सखी की नौकरी देने के लिए आई है। और एक जो क्वालिटी है आपके पास में वो कौन सी है? रेजिलियंस एंड परसिवरेंस, मतलब कि लचीलापन और दृढ़ता। महिलाओं के अंदर ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है कि जहां पर झुकना होगा वहां पर झुक जाएगी, लेकिन जहां पर अडिग रहना होगा वहां पर वो अडिग रह सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये तीनों हट मतलब जिद ऐसी है कि अगर राजा ने, बच्चे ने और औरत ने किसी चीज को ठान लिया तो वो उस चीज को फिर छोड़ते नहीं है। यही वजह है कि एलआईसी बीमा सखी योजना आप लोगों के लिए लेकर के आई है, क्योंकि एलआईसी को और भारत सरकार को ऐसा लगा कि भाई इनको अगर इस व्यवसाय में शामिल कर लिया जाए तो ये ऐसे लोग हैं कि अगर इन्होंने, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि ना तो ना और हाँ तो हाँ, अगर इन्होंने एक बार हाँ बोला तो महिलाओं के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर या तो किसी चीज को छेड़ना नहीं है, और अगर छेड़ दिया है तो छोड़ना नहीं है। ये भी क्वालिटी आपकी जो है वो एक सफल बीमा सखी बनने में आपको मदद कर सकती है। और एक चीज जो आपको ईश्वर ने दी है वो है विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा। क्योंकि ये पैसे, ये जो कारोबार है, ये जो व्यवसाय है, ये जो नौकरी है, इसमें पैसों का ट्रांजैक्शन है, तो इसमें विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये महिलाओं के अंदर बाय डिफॉल्ट ईश्वर की दी हुई क्वालिटी है। और एक चीज जो भगवान ने आपको दी है वो है सेवा के लिए तत्परता। आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा कि अगर आज की डेट में भी नर्सिंग स्टाफ, आप नर्सिंग कॉलेज में जाइए, अगर किसी नर्सिंग कॉलेज में 1,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो 1,000 में से मुश्किल से 5 से 10% जो होंगे वो मेल होंगे, लेकिन 90% से ज्यादा रहती है वो लड़कियां रहती है। क्योंकि सेवा करने की भावना जो है वो लड़कियों में, महिलाओं में बाय डिफॉल्ट इंटरनली भगवान फिट करके भेजता है। महिलाओं के अंदर सेवा का गुण पैदा नहीं करना पड़ता, वो उनके अंदर होता ही होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पढ़ाई करते करते बाप को बोलना पड़ता है बेटे को कि भाई अब तुम पढ़ाई के साथ में थोड़ा बहुत बेटा एक आध दो ट्यूशन भी पढ़ा लो, कहीं पर जाकर के पार्ट टाइम काम कर लो। लेकिन उस बाप को अपनी बेटी को नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि बेटी के अंदर, चाहे वो माँ बाप की हो और शादी के बाद अपने एक नए परिवार की सेवा की बात हो, सेवा का गुण उसके अंदर ईश्वर ने दिया। और वो गुण यहाँ पर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये भी बेसिकली एक सेवा का काम है। एक परिवार को उनका वित्तीय नियोजन करने में और अपने परिवार को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये सेवा का काम है। इस वजह से ये गुण आपका यहाँ पर आपको मदद करेगा एक सफल बीमा सखी बनने में। और एक जो क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है वो है मल्टीटास्किंग एबिलिटी, कि आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। एक मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है जिसके ऊपर मतलब मुझे बोलते बोलते भी कई बार हंसी आती है कि आप महिलाएं जो होती है ना, मैं अपने परिवार में देखता हूं, आपने भी देखा होगा,
आप खुद भी करती होगी कि सुबह सुबह मतलब जल्दी जग करके उसका रसोई वसोई का कार्यक्रम तैयार हो जाता है, एक जगह दाल रखी है, एक जगह सब्जी रखी हुई है, यानी यहाँ पर कुकर की सीटियां बज रही है, यहाँ पर वो अपना रोटी बनाने का काम कर रही है, चार चीजें एक साथ चल रही है, लेकिन उसको मालूम रहता है कि कुकर की 2 सीटी बजी है कि 3 सीटी बजी है, उसको मालूम रहता है कि मैंने दाल और सब्जी के अंदर नमक डाला है कि नहीं डाला है, और ये सब कुछ ध्यान रखते रखते भी रोटी नहीं जल जानी चाहिए, फटाफट टाइम पे उसको पलटना। कई बार जब मैं देखता हूं अपने परिवार में, ये मुझे लगता है कि यार कैसे कर सकती हो। और आपने ये अनुभव किया होगा, मान लो कि आप नहाने के लिए जा रही हो और आपने दूध रखा हुआ है स्टोव के ऊपर, और आप अपने हस्बैंड को या अपने बेटे को बोल करके जाओगे ना, या तो वो मोबाइल खेल रहा है या तो अखबार पढ़ रहा है, आप उनको बोल करके जाएंगे ना कि जरा दूध मैंने देखा है, ध्यान से देख लेना, गिर ना जाए, यानी टाइम से बंद कर लेना, उसमें उबार ना आ जाए, ठीक है। लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा होता होगा कि आपका बेटा या तो आपका हस्बैंड वो एक चीज का भी ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि मर्द एक बार में एक ही काम को कर सकता है। अगर वो अखबार पढ़ रहा है तो वो अखबार ही पढ़ेगा, अगर वो मोबाइल खेल रहा है तो वो मोबाइल ही खेलेगा। लेकिन महिला एक ऐसी व्यक्ति है कि जो कई सारे काम एक साथ कर सकती है, और आपकी ये क्वालिटी आपको इस काम में सफल बना सकती है, क्योंकि आपको एक जागरूकता पैदा करना, उनको नियोजन करने में मदद करना, और आने वाले 20 साल की यदि आपने उनको योजना बना करके दी है तो उनको बाद में सर्विसेज देना, ये सारे कामों को मैनेज करना, और परिवार और पढ़ाई बढ़ाई सब कुछ मैनेज करके, ये मतलब मल्टीटास्किंग जो आपको ईश्वर ने गुण दिया है, वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकता है एक सफल बीमा सखी बनने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और क्वालिटी, मतलब मेरी औकात नहीं है कि ईश्वर की दी हुई सारी क्षमताओं के बारे में मैं चर्चा करूं, ये कुछ थोड़ी बहुत है, आपके अंदर इससे भी ज्यादा क्षमता ईश्वर ने देकर के भेजी हुई है, तभी आपको शक्ति और महाशक्ति कहा जाता है। लेकिन जिस क्वालिटी के बारे में मैं आखिरी में बात करना चाहता हूं वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपके अंदर आपने देखा होगा एमबीए कॉलेज इसके अंदर इसके चैप्टर्स रहते हैं, किताबें लिखी गई है इसके ऊपर कि हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, कैसे अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, इसके ऊपर किताबें लिखी गई है। और महिलाओं को बिना कोई किताब पढ़े, बिना एमबीए किए, उनके अंदर ये टाइम मैनेजमेंट स्किल है। अगर हस्बैंड ये कहेगा कि मुझे कल सुबह 10 बजे नहीं 8 बजे जाना है, तो 8 बजे भी टिफिन रेडी रहेगा। अगर हस्बैंड ये कहे कि 6 बजे की मेरी ट्रेन या तो फ्लाइट है, मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा, तो सुबह 4 बजे उसके लिए नाश्ता रेडी मिलेगा। कैसे करती हो आप लोग, ये आज तक मतलब ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आया कि एक महिला जो सुबह 5-6 बजे से जग करके रात को 11 बजे तक करती है, वो उन्हीं 24 घंटों में इतना मैक्सिमम एक एक सेकंड का इस्तेमाल कैसे करना, ये समझ के बाहर की बात है। और आपकी ये जो योग्यता है, ये योग्यता भी आपको सफल बीमा सखी बनने में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर काम 3 घंटा ही करना है, 24 घंटे में से वो 3 घंटा मैनेज करके उस 3 घंटे का किस प्रकार से इफेक्टिव इस्तेमाल करना, कैसे इसका फलदायी इस्तेमाल करना, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि कृपया चिंता ना करें कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि एलआईसी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ईश्वर की दी हुई आपके अंदर जो क्षमताएं है, ये दोनों चीजें मिलकर के आपको एक सफल बीमा सखी बना सकती है। ओके, और आप बनेगी ही बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आखिरी में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब जो घड़ी आई है वो फैसले की घड़ी आई है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जानकारी लेने से किसी का जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है निर्णय करने से। ठीक है, कि सही समय पर सही निर्णय कर लेना। तो यदि आज मैंने आपको पूरी जानकारी तो दे ही दी है जितनी मेरी योग्यता थी उसके हिसाब से, और यदि आपको लग रहा है कि यस मैं इस काम को कर सकती हूँ, हाँ मैं वो लड़की हूं जो अपने माता पिता को मदद करना चाहती हूँ, हाँ मैं वो गृहिणी हूं जो 3 घंटा काम करके अपने पति को आर्थिक रूप से कुछ योगदान देना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी महिला हूं कि जो जीवन शैली बदलना चाहती है, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, या तो मैं एक ऐसी महिला हूं कि जिसे अपनी जिम्मेदारी खूब खुद ही उठानी है, तो ये मौका आपके लिए है। अब बारी है आपके निर्णय करने की कि आपको निर्णय करना है। क्यों?
क्योंकि अभी पिछले 1 घंटे के दौरान जो आपने जानकारी ली है, उस जानकारी से आपके और आपके परिवार के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन आएगा निर्णय करने से। तो निर्णय करिए। और मैं आखिरी में आपको प्रक्रिया बता देता हूं, बीमा सखी बनने की प्रक्रिया। आपको 5 चीजें सबमिट करनी है, 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें सबसे पहला आपके आधार कार्ड की कॉपी, आपके पैन कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, एक कैंसिल किया हुआ चेक और आपकी 10वीं या तो 12वीं कक्षा की मार्कशीट। ये 5 चीजें जो है, ये आपको इसकी कॉपी जमा करवानी है। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी और है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कि एक एग्जाम जो क्लियर करना है, वो एग्जाम है IRDA का। ये भी भारत सरकार की एक संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका एक छोटा सा 1 घंटे का एग्जाम रहता है, जिसमें 50 मार्क का ये एग्जाम है, जिसमें से पासिंग मार्क अपने को लाना है, कोई 50 में से 50 लाने की जरूरत नहीं है। और जिस विकास अधिकारी ने आपको बीमा सखी का ये नौकरी का प्रपोजल दिया है, वो आपको मदद करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने में। इसके लिए भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस एग्जाम में आसानी से और ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बड़े बड़े थियोरिटिकल आंसर नहीं लिखने, जैसे अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति खिलवाते हैं ABCD ऑप्शन, वैसा ही इसमें भी ABCD ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और कैसे आसानी से पास किया जा सकता है वो आपको बताया जाएगा। हाँ, इसका एक छोटा सा फॉर्मेलिटी ये है कि इस एग्जाम का और उसके मटेरियल का एक फीस जो आप भारत सरकार की IRDA संस्था के पास में जाएगा, वो फीस आपको देना पड़ेगा। उसका एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये 700-800 रुपए के आसपास रहेगा। तो आज जिस किसी भी विकास अधिकारी ने आपको बुलाया है, वो आपसे और कोई चार्ज नहीं लेगा सिवाय एग्जामिनेशन फीस। मतलब आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियां करने के लिए कई बार, मतलब तो शायद वो जमाना जा चुका है, लेकिन पहले लाखों रुपए की रिश्वतें खिलाई जा सकती थी। लेकिन LIC की बीमा से कि ये जो सरकारी काम अपने को मिल रहा है, इस काम के लिए एक छोटा सा एग्जाम का फीस जो हमें देना है 700-800 रुपए के आसपास होगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है। जिस विकास अधिकारी ने आपको आमंत्रित किया है तो उसके बारे में आपको बता देंगे। वो एग्जाम आपने दिया, आप पास हो गए। पास होने के बाद में 4 घंटे का इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको आई कार्ड दिया जाएगा। बाद में पूरा मैदान आपके लिए खुला है कि आप 3 घंटे में मिलिए अपने परिचित और अपरिचित लोगों से और उनको अपने जीवन में वित्तीय नियोजन करने में मदद करिए। इस पुण्यशाली काम में आप शामिल हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मैं चाहता हूं कि एक महिला होने के नाते आज इस समाज को, इस देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है कि अगर आप जैसे लोग बीमा सखी के तौर पे इंश्योरेंस के व्यवसाय में आए, तभी इंश्योरेंस व्यवसाय का जो मेन उद्देश्य है कि भारत के हर परिवार को सुरक्षित करना, ये उद्देश्य तभी, क्योंकि 50% जनसंख्या है आप लोगों की, और यदि 50% जनसंख्या इस व्यवसाय में शामिल नहीं होगी तो कैसे इस देश के 100% परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित और नियोजित किया जा सकता है। ये सवाल का जवाब जब सरकार की समझ में आया तो उन्होंने LIC के साथ मिलकर के ये बीमा सखी का काम, बीमा सखी की नौकरी लॉन्च करी। और अंत में मेरी बात को मैं समाप्त करूं उससे पहले, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें शामिल होगी। यदि आप शामिल हो रही है तो आप चैट ऑप्शन में लिखिए, जिस किसी भी विकास अधिकारी ने आज आपको यहां पर आमंत्रित किया है उस वेबिनार में, उनके नाम से, मान लो कि आपको संतोष आनंदे ने बुलाया है तो संतोष आनंदे के नाम से लिखिए कि संतोष आनंदे जी, मैं ज्वाइन कर रही हूं, मैं बीमा सखी बन रही हूं। यदि आपको विनय जोशी ने बुलाया है तो लिखिए कि विनय जोशी, मैं बीमा सखी बन रही हूं। उनके नाम से आज आप अपना निर्णय बताइए और इस योजना में शामिल हो जाइए। और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं, तो अगेन दोहरा देता हूं कि वो 4 घंटे का इंडक्शन ट्रेनिंग और ईश्वर की दी हुई जो आपको क्षमताएं है, इन दोनों की मदद से आप एक सफल बीमा सखी के रूप में भविष्य में निखर करके बाहर आएगी। ऐसी मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सभी विकास अधिकारियों का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ बात करने का। तो उनको धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना कि 2025 की शुरुआत में आप अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को बदलने का एक सकारात्मक निर्णय करें और एक सफल बीमा सखी के रूप में 2025 में निखर के बाहर आए। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय एंड जय हिंद। मेरी बात यहां पर समाप्त है। यदि इस प्रेजेंटेशन का, हमने आपको 65 मिनट बोला था, एग्जैक्ट 65 मिनट में मैंने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा हुआ है या तो मेरे बताने में कोई गलती आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा अपनी योग्यता के हिसाब से आपको जवाब देने की, है ना।
चलिए, वीणा कुमारी जी ने लिख दिया है कि सौरभ जी मैं बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ। स्वागत है वीणा जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। शुभकरण, अच्छा, सर का नाम है शुभकरण। आपका नाम लिख करके नहीं आ रहा है मैडम, आपके मोबाइल का नंबर लिख करके आ रहा है। अच्छा, महिमा जी ने लिखा है कि कंवरा राम जी मैं बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ। महिमा जी स्वागत है आपका, महिमा सुथार जी का, बहुत बढ़िया। Vivo V2031 है, उन्होंने भी लिखा है कंवरा राम जी मैं ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, स्वागत है मैम आपका। नाम लिख करके नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं नाम लेता। चलिए, डॉली रानी जी ने भी लिखा है कि मैं भी बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, स्वागत है आपका। हाँ, एग्जाम और बाकी चीजों के बारे में आपको जिन विकास अधिकारी ने बुलाया है रेनू जी, वो आपको पूरी डेट वगैरह वो भी आपसे मतलब बातचीत करके वो डेट फाइनल किया जाएगा। प्रगति नायक ने लिखा है मैं बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, स्वागत है प्रगति नायक जी आपका भी, बहुत बढ़िया, वेलकम। चलिए, अश्विनी महेंद्रकर, यस सर आई विल ऑल्सो ज्वाइन बीमा सखी, स्वागत है अश्विनी मैम आपका भी, वेलकम। वेलकम टू LIC। तिवारी जी सर मैं भी आई एम ज्वाइनिंग बीमा सखी योजना। मैम आपका नाम लिख करके नहीं आ रहा है, सैमसंग लिख करके आ रहा है ना। चलिए, आपका भी स्वागत है, वेलकम, वेलकम टू LIC। चलिए, यहाँ पर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। योगिता पाटिल ने लिख दिया है कि यस आई विल डू वेरी वेल, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। वर्दी लवर मैनू ऐसा लिखा हुआ है। अंकित गौतम मैं बीमा सखी बनना चाह रही हूँ, मैं मनोरमा शर्मा, अच्छा मनोरमा शर्मा जी ने, मनोरमा जी स्वागत है आपका भी। मधु निषाद ने लिखा है अवंतिका दुबे को कि मैं बीमा सखी बन रही हूँ, स्वागत है मधु जी। रूबी राधिका जी ने लिखा है, रूबे राधिका ब्लॉग्स, अंकित गौतम सर जी आई ज्वाइन, वेलकम, स्वागत है। यहाँ पर लिख कर के आ रहा है किलर मैन, लेकिन नाम नहीं है, और लिखा है विद्यासागर सर जी आई ज्वाइन बीमा सखी, ओके वेरी गुड। योगिता पाटिल जी ने लिखा है कि कौन सा, गुप्ता सर को, आई विल डू दिस, ओके। सीमा सिंह ने लिखा है इंद्रेश सर को कि मैं बीमा सखी बन रही हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतिज्ञा पटेल ने, वेलकम प्रतिज्ञा मैम। भावना शर्मा ने लिखा है सचिन शर्मा जी को कि मैं बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी बेड़से ने लिखा है सचिन पवार सर को एंड ओम प्रकाश गुप्ता सर मैं बीमा सखी बनना चाहती हूँ, ओके वेलकम। मैं श्वेता गोस्वामी बीमा सखी बनना चाहती हूँ LIC, सर है बाबू खान, ओके स्वागत है मैम आपका, श्वेता जी। संजना सिंह ने मोहनलाल शर्मा जी को लिखा है कि मैं बीमा सखी बन ही रही हूँ, और धन्यवाद कहा है मोहनलाल जी आपको भी। ओके, वैशाली जी ने लिखा है मैं वैशाली वाडेकर गोइंग
अच्छा, इट्स ओके। अच्छा, ज्वाइन करने वाली हो, ओके ओके ओके। स्वागत है वैशाली मैम आपका भी। चलिए। अच्छा, रजनी फौजदार नाम है ना आपका, ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया। शीतल कुर्रे, मैं भी बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, स्वागत है। भावना जाट ने भी लिखा है कंवरा राम जी को कि मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, ओके, बहुत बढ़िया। सुबोध राज, आकाश, आकाश लिख करके आ रहा है यहाँ पर, शुभ करण सर जी बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, ओके। ABC में भी ज्वाइनिंग, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन है, अक्षिता जी ने लिखा है, अक्षिता शर्मा, कि मैं भी महिला सखी ज्वाइन कर रही हूँ, वेलकम मैम, बहुत बढ़िया। और कौन है, आंचल जी है, धर्मेंद्र सर मैं ज्वाइन कर रही हो रही हूँ, वेलकम वेलकम वेलकम। अर्चना उम्बारजे ने लिखा है, आनंद उम्बारे सर, आई विल ज्वाइन द बीमा सखी, ओके वेरी गुड, वेलकम मैम। यहाँ पर है रुद्राक्ष निवेदित लिख करके आ रहा है, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, ओके वेलकम। कनिका राणा, मैं भी बीमा सखी ज्वाइन करने वाली हूँ, ओके वेलकम मैम। ललिता बेहरा, माई सेल्फ ललिता, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ बीमा सखी, वेलकम ललिता जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बबीता जी ने लिखा है, मैं भी बीमा सखी ज्वाइन कर रही हूँ, मोहन सर को उन्होंने लिखा है। चलिए, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। और मेरी तरफ मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पर और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो नो क्वेश्चन एनी मोर। तो अपन आज के इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जितनी भी महिलाएं LIC की बीमा सखी योजना में शामिल हो रही है, उन सभी महिलाओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप जो कुछ भी सोचकर, जिन सपनों को लेकर के बीमा सखी के तौर पे LIC में शामिल हो रही है, ईश्वर आपके वो सारे सपने पूरे करे। और जिस विकास अधिकारी के माध्यम से आप ज्वाइन कर रही है, आप यकीन माने आपने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है LIC में उस विकास अधिकारी के साथ जुड़ने का। तो उनके मार्गदर्शन में आने वाले एक साल में ही आपको समझ में आएगा कि 18 जनवरी 2025 के दिन, नए साल की शुरुआत में ही आपने जो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन ने 2025 के डिसीजन ने आपके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया, ऐसा आपको महसूस होगा। एक बार दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करते हुए, भारत माता की जय एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।